गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लीगल नेक्स्ट। मैं हूँ एडवोकेट लाइबा खान। तो कैसे हैं आप सभी लोग? जो इतना मुस्कुरा रही हैं उसकी कोई वजह नहीं है खुशी की। जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ इस टॉपिक से मैं सहमत नहीं हूँ, बट ये स्माइल मैं इसलिए लेके आई हूँ ताकि एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे आप लोगों के फेस पे जो आप लोग की वीडियो देखें। ठीक है, मैं ही अगर मायूस हो जाऊँगी तो आप सबको कैसे रास्ता दिखाऊँगी पॉजिटिव रहने का। और जो भी सिचुएशन और जो भी हालात हो, दुखी नहीं होना है, हारना नहीं है, खुश रहना है और कोशिश करनी है कि अपने आसपास वालों को भी हम लोग खुश रखें। जितना कर सकते हैं, जिसके लिए जिस तरह से हेल्प कर सकते हैं उस तरह से लीगली हेल्प करी जाए। तो आप सबको अब तक खबर हो ही गई होगी, शायद ही अगर कोई सो रहा होगा तो उसे नहीं पता होगा कि 3 ईयर प्रैक्टिस मैंडेटरी कर दी गई है जुडिशल सर्विसेज के लिए, इवन फॉर योर सिविल जज जूनियर डिवीजन एग्ज़ाम, जिसमें फ्रेशर्स एलिजिबल होते थे ये एग्ज़ाम देने के लिए। बट अब ऐसा नहीं है। बहुत टाइम से ये कंट्रोवर्सी चल रही थी, ये मुद्दा डिस्प्यूट में था और अब इसमें फाइनली जजमेंट आ गया जिसका हम सबको, चाहे मैं हूँ या आप लोग, हम सबको बेसब्री से इंतज़ार था। एक जो है कहीं ना कहीं कश्मकश थी, उलझन थी कि क्या होगा, प्रैक्टिस मैंडेटरी होगी या नहीं, या कितने साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी होगा। बीच में ये भी उड़ती उड़ती खबर मिल रही थी कि शायद प्रैक्टिस मैंडेटरी ना हो, बल्कि ये जो ट्रेनिंग पीरियड आपका होता है जज बनने के बाद उसे एक्सटेंड कर दिया जाए। बट जब जजमेंट आया तो उसमें उल्टा ही देखने को मिला। उसमें आपका जो है 3 ईयर प्रैक्टिस को मैंडेटरी कर दिया गया एज एन एडवोकेट टू इंटर जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन एट लोअर लेवल, और जो कि बहुत अनएक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि ऐसी खबरें उड़ रही थी, ऐसी हवाइयाँ मिल रही थी कि जो है आपकी ट्रेनिंग पीरियड को बढ़ाया जाएगा, मैंडेटरी नहीं करी जाएगी प्रैक्टिस। बट ये सिचुएशन, ये खबर उड़ने से पहले ये भांपा जा सकता था कि जहाँ बार बार बात हो रही है कि एरर्स पाए जा रहे हैं जजेस की जजमेंट में, उन्हें सही से ज्ञान नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है कोर्ट के कंडक्ट की, तो वहाँ पे ये अंदाज़ा लगाना कि प्रैक्टिस मैंडेटरी कर दी जाएगी गलत नहीं होता। बट क्या यही एक सॉल्यूशन था जजेस को इम्प्रूव करने का? और क्या इस प्रैक्टिस से हम एक बेहतर जजेस, जिन्हें तलाश जुडिशरी को एक बेहतर जजेस की, क्या वो मिल पाएंगे? क्या इस समस्या का कोई और समाधान नहीं था? मुझे इस वीडियो के बाद आप जब देखेंगे तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अपने जो है विचार मुझसे साझा करिएगा, अपने ओपिनियन मुझसे शेयर करिएगा कि क्या सिर्फ इस प्रॉब्लम का, आई अग्री कि ये प्रॉब्लम थी, बट क्या इस प्रॉब्लम का एकमात्र यही सोल्यूशन था? सिर्फ यही इकलौता सोल्यूशन था, कोई और सोल्यूशन नहीं निकल सकता था? क्या हम जो ट्रेनिंग पीरियड है जजेस का, उसे एक्सपैंड नहीं कर सकते थे? या ऐसा नहीं करना चाहिए था कि जो क्वेश्चन पेपर्स का फॉर्मेट होता है उसे रिफॉर्म करना चाहिए? या ट्रेनिंग, अगर जो है जजेस को इतनी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है तो फिर जो उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है उसमें खामियां हैं, हमें उन खामियों को देख के उन चीज़ों को रेक्टिफाई करना चाहिए, ना कि जो है 3 साल का गट्ठा एक्सपीरियंस मैंडेटरी कर देना चाहिए सिविल जज का एग्ज़ाम देने के लिए, जहाँ पे आपकी जुडिशरी वैकेंसीज बहुत ज़्यादा अनसर्टेन रहती हैं। अनलाइक यूपीएससी में आपका पूरा कैलेंडर 1 साल का रिलीज़ होता है, और वहीं जुडिशरी का बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये है कि बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड रहता है इसका एग्ज़ाम। हर स्टेट अलग अलग कंडक्ट कराता है, कब वैकेंसी आएगी, कितनी आएगी, कब एग्ज़ाम होगा, कुछ पता नहीं रहता। क्या जब इंडिया इतना आगे बढ़ रहा है, डिफेंस सेक्टर हो या कोई भी सेक्टर हो, डिफेंस सेक्टर ने भी कितना कमाल किया, यह भी हमें इंडिया पाकिस्तान जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसमें हमें अच्छे से देखने को मिला है। तो जब हर मामले में इंडिया आगे बढ़ रहा है, निरंतर प्रयास कर रहा है आगे बढ़ने की, तो क्या हम अपने जुडिशरी में के एग्ज़ाम से रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत नहीं है कि जुडिशरी के एग्ज़ाम्स आपके पर्टिकुलरली टाइमली होने चाहिए, इतना अनऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। बार बार रिपोर्ट्स आती हैं, न्यूज़पेपर में पब्लिश होती हैं, जिसमें ये देखने को मिलता है कि
आपके जो है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उन पे नंबर ऑफ जजेस बहुत कम है, पता नहीं कितने जो है केसेस आपके, ह्यूज अमाउंट ऑफ केसेस आर स्टिल पेंडिंग इन एवरी कोर्ट. डिस्पाइट दैट फैक्ट, जहाँ पे हमें जजेस की ज़रूरत है वहाँ पे हम जो है रूल बना देते हैं 3 ईयर प्रैक्टिस का. तो क्या ये सही है, या ये किस लेवल तक ये चीज़ सही है? जुडिशरी का एक एग्ज़ाम जो खुद में जुडिशरी का सिलेबस हो गया या यूपीएससी का सिलेबस, ये कहा जाता है कि सिलेबस कंप्लीट करना ही एक समंदर पार करने के बराबर है. तो जहाँ पे बहुत चैलेंजिंग है एक एग्ज़ाम, सिलेबस उसका कवर अप करना, और आप पढ़ लेते हो, बट इतनी सारी चीज़ों को मेमोराइज करना, याद रखना इज़ अ डिफ़िकल्ट वन. और फिर जब वैकेंसीज भी आपकी कुछ क्लियर नहीं रहती हैं, उस इन सब चीज़ों की, इतनी अनसर्टिनिटीज़, इतनी इरेगुलरिटीज़ के बाद 3 साल का एक्सपीरियंस जो एड ऑन किया गया है, क्या ये एक डिप्रेशन देने वाला रूल नहीं है जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए? मैं भी एक स्टूडेंट रही हूँ, आप सब हैं, तो मैं ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ. ऑलरेडी हम लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं. जैसी आपकी डिग्री, जब तक कोर्स चलता रहता है तब तक फिर भी सही, जैसे ही आप ग्रेजुएट होते हैं, मास्टर्स करते हैं, अब आपको ये टेंशन सताने लगती है हर रोज़ कि अब मैं जल्द से जल्द एम्प्लॉयड हो जाऊँ. भाई पेरेंट्स ने इतना मुझ पर एक्सपेंडिचर किया है, पढ़ाया है, तो अपना खर्चा आप स्टार्टिंग में निकालना चाहते हैं, इतना कमाना चाहते हैं, फिर आप चाहते हैं कि अपने पेरेंट्स की कुछ ख्वाहिशें पूरी करें, उनके लिए कुछ चीज़ें परचेस करें. और बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी हैं, जैसे जो आईपीएस ऑफिसर है दिव्या तंवर, तो उनका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड क्या था, ये बहुत से लोगों ने देखा जब उनका सिलेक्शन हुआ. तो ऐसे लोग जो ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके लिए जो है बस यूपी सिविल सर्विसेज हो गया या जुडिशरी, इस तरह के एग्ज़ाम्स, इस तरह की पोस्ट ही एकमात्र सॉल्यूशन होते हैं अपने आज को बदलने के लिए. कि उन्हें लगता है कि अगर हमारा जुडिशरी क्लियर हो गया तो जिस पोजीशन पे हम हैं, जैसी लाइफ हम जी रहे हैं, हम उसे बदल सकते हैं, अपनी फैमिली की लाइफ बदल सकते हैं सिर्फ उस एग्ज़ाम से. तो उन एस्पिरेंट्स का क्या, जहाँ आपका लॉ जो ऑलरेडी इतना टाइम टेकिंग है, जस्ट लाइक मेडिकल कोर्सेज, आपका 12th के बाद 5 साल का है, आप ग्रेजुएशन करें, या फिर आप 6 साल अपनी ज़िंदगी के लगाएं, 3 ईयर ग्रेजुएशन देन 3 ईयर LLB. क्या ये टाइम ऑलरेडी कम है आपका, जो अब 3 साल की प्रैक्टिस भी मैंडेटरी की गई? और कितना वक्त आपको लेना पड़ेगा एम्प्लॉयड होने के लिए, और कितना वक्त एक एस्पिरेंट का जाएगा जज बनने के लिए? और जहाँ लॉ की डिग्री ही 5 साल की है, ठीक है, उसके बाद 5 साल की डिग्री मैं उसकी बात कर रही हूँ, दैट इज LLB 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स 5 ईयर, ओके. अदरवाइज आपके 6 साल लगते हैं मिनिमम. उसके बाद आप एलिजिबल होते हो जज का एग्ज़ाम देने के लिए. और वहीं एक यूपीएससी कैंडिडेट कब एलिजिबल होता है? सिंपल 3 ईयर ग्रेजुएशन कोर्स, उसके बाद वो एलिजिबल हो जाता है. और अगर 21 ईयर की एज में उसका सिलेक्शन होता है तो कैबिनेट सेक्रेटरी तक जाने का उसके पास चांस होता है. तो जितनी जल्दी सिलेक्शन हो जाए उतना आपके पास बेहतरीन मौका होता है और हायर पोस्ट पे पहुंचने का. अभी तक सिविल जो जजेस का भी के साथ भी ऐसा ही देखने को मिलता था, जितनी यंग एज पर उनका सिलेक्शन हो जाए जब आप, उतना बेटर है आप, ताकि आपका प्रमोशन हो सके हायर पोस्ट पे. बट नाउ व्हाट, अब क्या? अब जो डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का, बहुत से लोग ऐसा करेंगे कि अपना जो उनका जो ड्रीम था, जो एक नॉर्मल जो मीडियोकर फैमिली में सबका जो माइंडसेट रहता है जुडिशरी या सिविल सर्विसेज का, चाहे वो एस्पिरेंट्स हों खुद या उनके पेरेंट्स हों, वो अब टूट जाएगा और वो मजबूर हो जाएंगे दूसरे करियर ऑप्शंस को ऑप्ट करने के लिए.
क्योंकि देखिए जो जुडिशरी का एग्ज़ाम है वो ऑलरेडी इतना डिफिकल्ट है, ज़रूरी नहीं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाए। फिर जो है इतना ज़्यादा ग्रेजुएशन का टाइम देख के फिर 3 साल आप एलिजिबल ही नहीं है उसके बाद एग्ज़ाम में बैठने के लिए, और उसके बाद एग्ज़ाम देते भी डजंट मीन कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाए। तो बहुत ही टाइम टेकिंग कर दिया गया इस प्रोसेस को और ज़्यादा। और जो ये आपका रूल है, ये अभी तक जो वैकेंसी आई है आपका छत्तीसगढ़ हो गया, राजस्थान हो गया, इन पे अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि कोई भी लॉ बैक डेट से अप्लाई नहीं होता है। ये लॉ बैक डेट से अप्लाई नहीं हो रहा है, फ्यूचर डेट से अप्लाई होता है। दैट्स वाई अब जो अपकमिंग वैकेंसीज होंगी, अब जिस भी स्टेट की जुडिशरी वैकेंसीज आएंगी उस पर 3 ईयर प्रैक्टिस अप्लाई होगा। और आपके जो 3 ईयर प्रैक्टिस का क्राइटेरिया है, एक्सपीरियंस है, वो काउंट होगा आपके AIB के रजिस्ट्रेशन से। और आपको जो है एक जुडिशियल ऑफिसर या फिर एक एडवोकेट जो 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा हो, 10 साल या 10 साल से ज़्यादा, उससे आप सर्टिफिकेट साइन करवाना होगा कि भाई आपने 3 साल की प्रैक्टिस करी है एज एन एडवोकेट इन दैट कोर्ट। बट क्या इस रूल में भी एक लूप होल नहीं है? क्या किसी भी लॉ कैंडिडेट के लिए, लॉ जो है ग्रेजुएट के लिए इतना मुश्किल है किसी 10 साल की प्रैक्टिसिंग एडवोकेट से सर्टिफिकेट साइन करवाना? मुझे नहीं लगता कि मुश्किल है। इस रूल में भी लूप होल है कि बहुत से लोग इसका मिसयूज़ करेंगे, बिना कोर्ट जाए सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। इसमें कुछ भी बहुत बड़ी बात नहीं है। बट हाँ, ये ज़रूर होगा कि जो लोग बिना प्रैक्टिस करे सर्टिफिकेट बना लेंगे और अगर उनका सिलेक्शन होता है, इंटरव्यू तक पहुंच जाते हैं, तो इंटरव्यू में जाके उन्हें प्रॉब्लम ज़रूर होगी। क्योंकि जब अगर प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगी और पहली बार ये लॉ लाया गया है, मतलब अब 20 साल बाद, तो अब जो भी इंटरव्यूज़ होंगे जुडिशरी के, उस पर काफ़ी पैनल जो होगा जुडिशरी का, इंटरव्यू बोर्ड क्वेश्चंस पुट अप करेगा प्रैक्टिकल नॉलेज से भी। एक तरफ जब हम बात करते हैं, जजेस जो भी हैं हमारे ऑनरेबल जजेस, वो बार बार बात करते हैं वुमेन रिप्रेजेंटेशन की इन जुडिशरी की। वुमेन का रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, हायर लेवल पे वुमेन रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। पर एक तरफ जहाँ पे वुमेन रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है जुडिशरी में, वहीं दूसरी तरफ इस तरह का रूल लाना क्या सही है? क्या इस तरह के रूल से हमें वुमेन रिप्रेजेंटेशन जुडिशरी में और कम देखने को मिलेगा? जाहिर सी बात है, एक फीमेल, आप चाहे जितना मॉडर्न हो जाएं, बट कहीं ना कहीं एक सर्टेन एज के बाद आपके पर शादी का प्रेशर भी आने लगता है। आपके पेरेंट्स नहीं प्रेशराइज करेंगे तो रिलेटिव्स आपके पेरेंट्स को प्रेशराइज करेंगे, देन पेरेंट्स आपको। बहुत कॉमन सा ये टॉपिक है। अब आपका 5 ईयर LLB हुआ, देन 3 ईयर आप जो है एलिजिबल ही नहीं हो एग्ज़ाम देने के लिए, 8 साल। तो बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज पॉइंट इसका ये भी है 3 ईयर रूल का, कि वुमेन रिप्रेजेंटेशन बहुत कम हो जाएगा जुडिशरी में। और एक और चीज़, ये भी मैं इस चीज़ से अग्री करती हूँ कि मुझे नहीं लगता कि जुडिशरी या बाकी चीज़ों में भी एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। क्योंकि कहा जाता है कि वी शुड ग्रैब यंग माइंड्स। जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं, भले वो लॉ ग्रेजुएट्स हों या किसी और कोर्स में वो ग्रेजुएट हों, जो यंग ग्रेजुएट्स होते हैं उनमें फुल एनर्जी होती है, एंथुसियाज्म होता है, उनमें कुछ करने की, कुछ कर गुजरने की काबिलियत होती है। तो यंग ग्रेजुएट्स को रॉ कह देना, यंग लॉ ग्रेजुएट्स को, मुझे नहीं लगता कि सही है। और अगर वो रॉ ग्रेजुएट्स हैं तो फिर तो गलती जो करिकुलम है, जो सिलेबस है, जो फ्रेमवर्क है लॉ का, वो ही गलत है। क्या हमें उसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है? 5 साल में इतने लॉज पढ़ा देना जितने याद भी नहीं रह जाते हैं, क्या वो सही है? क्या हम जो है लॉ ग्रेजुएट्स को ओवरबर्डन नहीं कर रहे हैं विद द सिलेबस, विद ऑल दीज इरेगुलरिटीज? अगर
जो जजेस सेलेक्ट हो रहे हैं उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं, वो केपेबल नहीं है उस पोस्ट के लिए, तो जिन्होंने सिलेक्शन किया है क्या उनकी कैपेबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगता है? क्या क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है? सॉरी टू से, बट बहुत सारे एग्जामिनेशंस, इवन अगर मैं बात करूं यूजीसी नेट की, तो हमें रेक्टिफिकेशन जो है पे फोर्स करते हैं। जुडिशरी का आप क्वेश्चन पेपर देखो, ठीक है, अब उसमें आपको कितने सेक्शंस हैं, कितने चैप्टर्स हैं, किस चैप्टर में क्या है। जब जजेस अपने पास बैराक लेके बैठते हैं अपने जो है कोर्ट में, जब बैराक का ऑप्शन उनके पास है, तो उन्हें रटवाने की ज़रूरत ही क्या है कि चैप्टर्स क्यों हम रटवा रहे हैं। नेट का क्वेश्चन पेपर आप उठा के देखिए तो उसमें जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ लेता है, रिट्स है तो रिट्स का सीक्वेंस बताओ। ये किस तरह का क्वेश्चन पेपर है? फोर्स कर रहे हैं हम एस्पिरेंट्स को रटने पे चीज़ें। क्या ये एजुकेशन का सही तरीका है कि हम उन्हें रटवा रहे हैं? और जो एस्पिरेंट्स हैं उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं, उन्हें एग्जाम क्लियर करना है। अगर रटने वाली चीज़, रटने का फॉर्मेट है क्वेश्चन पेपर का, दे डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन, दे हैव टू गो विद दैट, क्योंकि एग्जाम क्लियर करना है। तो अगर ग्रेजुएट्स जो हैं फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स, वो केपेबल नहीं हैं, वो लायक नहीं है सिविल जज जूनियर डिवीजन के लिए, तो सिलेबस में चेंजेस करने की ज़रूरत है। जो ट्रेनिंग पीरियड है उसमें चेंजेस करने की ज़रूरत है, उसे एक्सपैंड कर दिया जाए थोड़ा। बट 3 साल का प्रैक्टिस मैंडेटरी बहुत ज़्यादा है। इस रूल के बाद आप लोगों के क्या करियर ऑप्शंस हैं? क्या आप में से कितने का अभी भी जज ही बनना सपना है, और कितने बच्चे कौन जो है दूसरे करियर ऑप्शंस के बारे में सोच रहे हैं, और क्या इस रूल पे आप क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और एक और चीज़ कहूँगी कि अगर किसी का जो है जुडिशरी का सपना है तो प्लीज़, अगर आप में पेशेंस लेवल है, डिटर्मिनेशन है, तो आप करिए। कि आपका जो गोल है ना, उसमें चाहे जितनी बाधाएं आ जाएं, बट आप अपने गोल से नहीं डिस्ट्रैक्ट होने चाहिए। और 3 साल का समय यूँ निकल जाएगा चुटकियों में, पता भी नहीं लगेगा। 3 साल के समय मिला है ना, तो 3 साल में इतनी बढ़िया प्रैक्टिस करो, जिस स्टेट को फोकस कर रहे हो ना, इतनी दमदार प्रैक्टिस करो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फोड़ डालो, क्लियर कर लो एग्जाम। और 3 साल प्रैक्टिस है ना, तो प्रैक्टिस भी करो, और 3 साल की प्रैक्टिस जब हो जाएगी ना तुम्हें, तो प्रैक्टिस में भी आप अच्छे हो जाओगे। अगर इंटरेस्ट आए तो लिटिगेशन में भी आगे अपना करियर परस्यू कर सकते हो, या दूसरे लॉ फॉर्म्स में भी अप्लाई कर सकते हो। जस्ट बिकॉज यू हैव एक्सपीरियंस, यू विल ईजिली गेट इन टू दैट गुड, एनी गुड लॉ फॉर्म। ओके, सो डू नॉट बी सैड। परेशान होना किसी समस्या का सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। और जो है रूल कोई बन गया तो उसके लिए भी ना आप ना मैं कुछ नहीं कर सकते हैं, बट हाँ, अकॉर्डिंग टू दैट हम अपने प्लान्स, अपनी थिंकिंग, अपनी चीज़ें, अपने जो है स्ट्रेटजीज मॉडिफाई ज़रूर कर सकते हैं। ओके, सो प्लीज़ गो विद द फ्लो, डोंट बी डिसहार्टेंड। कैरियर ऑप्शन जुडिशरी चुनना है, जुडिशरी चुनो, ठीक है। कोई और करियर ऑप्शन चूज़ करना है वो चूज़ करो, जो अच्छा लगता है, जिसमें इंटरेस्ट है वो चीज़ करो। और अगर जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स, छत्तीसगढ़, राजस्थान, अभी जिनके एग्ज़ाम हुए नहीं हैं, होने हैं, फॉर्म्स फिल हो चुके थे, लास्ट चांस है, ठीक है। उसके लिए पढ़ लो, एग्ज़ाम दे लो अच्छे से, क्योंकि अब जो वैकेंसीज आएंगी उस पर आपका ये रूल एप्लीकेबल होगा। सो अपने जो भी आप सबके व्यूज़ हैं, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड लक।